एक महिला डीएम जैसे अपने ऑफिस से बाहर निकलती हैं तो वह देखती हैं कि एक भिखारी उनके ऑफिस के बाहर बैठा हुआ है और देखने से उसकी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही है। इसके बाद वह महिला डीएम उसके पास जाने लगती हैं, लेकिन इतनी ही देर में वो भिखारी भी महिला डीएम को आते हुए देख लेता है और अपना चेहरा छुपाकर वहां से भागने लगता है। इसके बाद जो महिला डीएम के साथ गार्ड होते हैं वह उनको उसे अपने पास बुलाने के लिए कहती है। इसके बाद वह गार्ड भागकर जाते हैं और उस भिखारी को पकड़कर महिला डीएम के सामने ले आते हैं। वहां पर आने के बाद वह महिला डीएम उससे कहने लगती है कि नरेश तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। इसके बाद वह भिखारी उससे कह देता है कि देखिए मैडम, मेरा नाम नरेश नहीं है और आप शायद मुझे कोई और समझ रही हैं। इसके बाद जो महिला डीएम होती है एकदम से उसको पैरों को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि नरेश, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो तुम मुझसे दूर दूर भाग रहे हो। आखिर क्या गलती हो गई मुझसे, तुम मुझे बता सकते हो। अब इस बात को देखने के बाद जो वहां पर गार्ड थे और भी जो लोग वहां पर इधर उधर घूम रहे थे वह महिला डीएम के इस व्यवहार को देखकर बड़े ही हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये महिला डीएम इस भिखारी के पैरों को क्यों पकड़ रही है। क्या कहानी थी और किस वजह से वह महिला डीएम उस भिखारी के पैरों को पकड़ रही थी और कौन थी वह महिला डीएम। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक शहर के अंदर एक परिवार रहा करता है, जिस परिवार के अंदर एक लड़की है जिसका नाम है करिश्मा। करिश्मा अभी 5वीं क्लास में पढ़ रही है। उसके घर में उसके माता पिता हैं और उसका कोई भी भाई बहन नहीं है। उसके पिता मजदूरी किया करते हैं और मजदूरी करने के बाद अपने घर का भरण पोषण अच्छी तरह से कर लिया करते हैं। परिवार बड़ा ही खुश था और तभी उस परिवार की खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है। एक दिन उसके माता पिता मार्केट को सामान लेने के लिए जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनकी तो सड़क हादसे में मौत हो गई है और अब जो करिश्मा थी वह एक ही झटके में अनाथ हो गई थी। इसके बाद वहाँ के लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद करिश्मा के माता पिता का अंतिम संस्कार करा देते हैं। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा थे और वह पूछने लगते हैं कि अब इस लड़की का साथ कौन देगा और कौन इसकी परवरिश करेगा। अब इसी दौरान जो उस लड़की का चाचा था वह उसके पड़ोस में ही रहा करता था, तो वह देखता है कि बड़े भाई का एक छोटा सा घर है, अगर मैं इस लड़की की जिम्मेवारी ले लूंगा तो ये घर मेरे पास ही रह जाएगा। इसी चीज को सोचकर वह एकदम से अपना हाथ ऊपर करता और कहता है कि इस लड़की की जिम्मेवारी मैं उठाऊंगा, क्योंकि ये मेरे भाई की बेटी है और मुझे दिलो जान से प्यारी है। इस बात को सुनने के बाद वहां पर जो सभी लोग थे उस लड़की को उसके चाचा के भरोसे छोड़कर वहां से अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसके बाद जो करिश्मा के चाचा चाची थे वह उसको अपने साथ रखने तो लगते हैं, लेकिन उसका जरा भी ख्याल नहीं रखा करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ करिश्मा पर उसके चाचा चाची अत्याचार करने लगते हैं और उन्होंने उसकी पढ़ाई को भी बंद करवा दिया था। करिश्मा अपने उसी घर में रहने लगती है जिसमें उसके माता पिता रहा करते थे और इस बात को देखने के बाद उसका चाचा उसे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता है और ना ही ये कहता है कि बेटी तू यहाँ पर आकर सो जा, वहां पर क्या करेगी अकेले। और करिश्मा जब उनसे कोई ख्वाहिश किया करती तो वह उससे मना कर दिया करते और उसमें पिटाई भी लगा करते हैं। इन बातों को सुन सुनकर करिश्मा अपने उस घर में अकेली रहा करती है और रात को फूट फूट कर अपने माता पिता को याद करके खूब रोया करती है। अब करिश्मा को जब भी भूख लगा करती है वह अपने चाचा चाची के पास जाया करती है, लेकिन वो लोग उससे खाने के लिए मना कर दिया करते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर बाद खाना बनेगा और तू जब आना। अब यह बात करिश्मा को बुरी लगती है और भूख के कारण वह मार्केट में इधर उधर घूमने के लिए निकल जाती है। वहां पर वह कुछ बच्चों को देखती है जो कि भीख मांग रहे थे और भीख मांगने के बाद जो पैसे उन्हें मिला करते उससे वो अच्छे अच्छे खाने खाया करते। तो जो लड़की थी करिश्मा वह भी इसी नीति को अपनाती है और उन बच्चों की तरह इधर उधर व्यक्तियों से भीख मांगने लगती है और भीख मांगने के बाद मार्केट से ही थोड़ा बहुत सामान लेकर खा लिया करती। अब यह बात करिश्मा के चाचा को भी पता चल जाती है, लेकिन करिश्मा का चाचा इस बात पर जरा भी गौर नहीं देता है। मामला शहर का था और शहर के अंदर अड़ोसी पड़ोसियों को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं होती कि किसका बच्चा क्या कर रहा है और वो किस व्यसन में पड़ा हुआ है। तो इसी वजह से उसके चाचा को अड़ोसी पड़ोसी भी कुछ नहीं कहते हैं और इसी तरह से टाइम व्यतीत होता रहता है। उसी दौरान करिश्मा की मुलाकात एक नरेश नाम के लड़के से होती है जिसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था और वह भी इधर उधर भीख मांगता हुआ घूमा करता था। वह उससे बातें करने लगता है और कई बार उसे भीख मांगने के लिए अपने पास बुलाया करता है कि करिश्मा यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ये साहब हमें ज़्यादा पैसा दे देंगे और इनसे चलकर भीख मांगेंगे। इसी तरह से समय बीतता रहता है और समय के साथ साथ करिश्मा के पास एक किताब होती है। करिश्मा उस किताब को खोलकर अक्सर पढ़ा करती है। जो लड़का नरेश था वह पुल के नीचे सोया करता था, तो कभी कभी करिश्मा अपने घर ना जाकर उस पुल के नीचे नरेश के साथ ही सो जाया करती। सुबह सुबह उठा करती और उठने के बाद दिन भर वह भीख मांगा करती और शाम को फिर वहीं पर सो जाया
पढ़ाया करती। लेकिन जो नरेश होता है एक दिन वो उस किताब को नोटिस कर लेता है और उससे पूछने लगता है कि करिश्मा ये क्या है और तुम इसे अपने साथ क्यों रख रही हो। क्योंकि जो लड़का नरेश था वह बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था और वह इसी तरह से भीख मांगकर अपनी मस्ती में मस्त रहा करता था। तो उसके बाद करिश्मा उसे बताती है कि मैं 5वीं क्लास तक पढ़ी हुई हूँ। जब मेरे माता पिता जिंदा थे तो उस टाइम पर उन्होंने मुझे पढ़ाई लिखाई करवाई थी, तो इसी वजह से मैं किताब को अपने पास रखा करती हूँ कि अगर मैं इसको बार बार पढ़ती रहूंगी तो मैं पढ़ने लिखना नहीं भूलूंगी। इस बात को सुनकर जो नरेश होता है वह एकदम से उससे कहने लगता है कि तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है। तो जो करिश्मा थी वो कहती है कि हाँ अच्छा तो लगता है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। तो जो नरेश होता है वह उससे कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। अब वो उसकी हम उम्र का था और इस बात को जैसे करिश्मा उसके मुंह से सुनती है तो एकदम से हंसने लगती है और कहती है कि बुद्धू तुम मुझे कैसे पढ़ा लिखा सकते हो, तुम तो खुद भी पढ़े लिखे नहीं हो। लेकिन तभी जो नरेश होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, चाहे जो भी हो जाए तुम मेरी दोस्त हो ना, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। इसके बाद जो नरेश होता है उसका हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ने के बाद एक दीदी के पास ले जाता है। उस दीदी का नाम था सावित्री। सावित्री जो कि सोशल वर्कर थी और वह ऐसे ही अनाथ बच्चों को पढ़ाया करती थी। सावित्री के पास वह करिश्मा को ले गया था और वहां जाकर उसने दीदी को बताया था कि दीदी इसके माता पिता मर गए हैं और ये पढ़ना लिखना चाहती है। इसने 5वीं क्लास तक पढ़ाई कर रखी है और उससे आगे की ये पढ़ाई करना चाहती है। तो इसके बाद जो सावित्री जी होती है वह उसकी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़वाती हैं और उसका एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा देती हैं। अब करिश्मा स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती, लेकिन वहां के बच्चे उसे चिढ़ाया करते क्योंकि वो बच्चे भी जाना करते थे कि करिश्मा भीख मांगा करती है और अब इस स्कूल में पढ़ने के लिए आ गई है। लेकिन जो करिश्मा थी उन सबकी बातों को सहन करते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती है और धीरे धीरे करके उसके एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं। अब जैसे उसके एग्जामों का रिजल्ट आया था तो उसके बाद पता चलता है कि क्लास के अंदर सबसे ज्यादा नंबर करिश्मा ने लिए हैं और इस बात को सुनकर वो सभी बच्चे जो उसका मजाक उड़ाया करते थे वो एकदम से खामोश हो जाते हैं। टीचर करिश्मा को आगे बुलाकर उसकी अच्छी तरह से बड़ाई करता है और कहता है कि सीखो कुछ इस लड़की से, इसके ना तो माता पिता हैं और ये अपने दम पर ही पढ़ाई कर रही है और जब भी तुम लोगों से अच्छे नंबर लेकर आई है। इधर जो नरेश था वह करिश्मा के खाने पीने के लिए इधर उधर भीख मांगा करता। जैसे वो स्कूल के लिए जाया करती तो उसके लिए खाना पैक करवा कर ले आया करता और दोपहर को जब वो स्कूल से लौटा करती तो उसके खाने पीने का बंदोबस्त करके रखा करता। धीरे धीरे करके करिश्मा ने 12वीं क्लास कंप्लीट कर ली थी और 12वीं के बाद सावित्री दीदी ने उसका एडमिशन एक गवर्नमेंट कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए करवा दिया था। लेकिन अब जो करिश्मा थी वो जवान हो गई थी, इधर जो नरेश था वह भी जवान हो गया था। उसने भी भीख मांगना छोड़ दिया था और अब वह मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाया करता और उनसे करिश्मा के लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया करता। अब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन तो हो गया था, लेकिन फिर भी जरूरत के लिए बहुत सारे सामान चाहिए होते हैं, जैसे किताबें, कॉफी, पेन वगैरह। उन सब का इंतजाम नरेश मेहनत मजदूरी करके किया करता। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ करिश्मा की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद उसे यूपीएससी की परीक्षा के बारे में पता चल गया था। उसे पता चला था कि यूपीएससी की परीक्षा को अगर क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा नंबर इतनी बड़ी पोस्ट पर पड़ जाता है कि जिंदगी आसानी से व्यतीत हो जाती है। तो इसी वजह से जो करिश्मा है वो यूपीएससी को करना चाहती है और इसके लिए वह नरेश के सामने जाती है और नरेश से कहने लगती है कि नरेश आखिरी बार और मेरा साथ दे दो और इसके बाद हम दोनों की जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत होने लगेगी। इस बात को सुनकर जो नरेश है वो हंसने लगता है और कहता है कि करिश्मा तुम कैसी बात कर रही हो, जिंदगी में कभी भी तुम्हें जरूरत हो तो बस एक बार मेरा नाम पुकार लेना और उसके बाद मैं तुम्हारे सामने खड़ा तुम्हें मिलूंगा। तभी करिश्मा उसे बताती है कि अब ऐसी बात नहीं है, अब मुझे पढ़ाई करने के लिए किसी दूसरे शहर जाना होगा और वहीं से मैं आगे की पढ़ाई कर पाऊंगी। तो जो नरेश होता है वो कहता है कि तुम कैसी भी चिंता मत करो, तुम्हारी पढ़ाई में जितना भी खर्चा आएगा उस सब का इंतजाम मैं कर दूंगा, तुम केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इसके बाद जो करिश्मा होती है नरेश की मदद से कुछ पैसे लेती है और उन पैसों को लेकर दिल्ली आगे की कोचिंग करने के लिए चली जाती है। वहां पर जाकर वो दिन रात मेहनत करती है और पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ यूपीएससी का एग्जाम आ जाता है और उस एग्जाम को वो दे देती है। अब जैसे एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उसे पता चलता है कि उसने ये एग्जाम क्लियर कर लिया है। इसके बाद जो करिश्मा होती है वह वहां से सावित्री दीदी के पास फोन करती है और उससे कहती है कि नरेश को बता देना मेरा पहला एग्जाम क्लियर हो गया है और मुझे 2 एग्जाम और क्लियर करने हैं। सावित्री जी नरेश को ये बात बता देती हैं क्योंकि अक्सर नरेश सावित्री जी के पास उसका हालचाल पूछने के लिए आया करता था, क्योंकि ना तो नरेश के पास फोन था और ना ही करिश्मा के पास फोन था। अक्सर करिश्मा को किसी भी चीज की जरूरत होती थी तो वह सावित्री जी से कह दिया करती और नरेश उस चीज की अरेंजमेंट कर दिया करता और सावित्री जी उसको वहां पर पहुंचा दिया करती। इसी तरह से समय बीतता है और समय के साथ साथ जो करिश्मा थी उसने अपने सभी टेस्ट को क्लियर कर लिया था और क्लियर करने के बाद वह एक डीएम
डीएम बन गई थी। अब यह बात वह सावित्री जी को बता देती है और सावित्री जी इस बात को नरेश को बता देती हैं। नरेश जैसे इस बात को सुनता है तो वह बड़ा ही खुश होता है और सावित्री जी से इस डीएम के बारे में पूछने लगता है। तो वह बताती है कि डीएम डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा अधिकारी होता है और वो जो चाहे वो कर सकता है। अब इस बात को जैसे नरेश सुनता है तो उसे इस बात की बहुत ही खुशी होती है, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल में कहीं ना कहीं डर भी छुपा बैठा था। उसके बाद वह वहां से चला जाता है और मायूसी में इधर उधर घूमने लगता है। घूमता घूमता वह मन ही मन सोचता है कि अब तो करिश्मा डीएम बन गई है और अब अगर मैं इसके आसपास देखूंगा तो ये बहुत ही गलत होगा, चारों तरफ लोग इसके बारे में गलत तरह की बातें बनाएंगे। इसी बात को सोचकर नरेश उसी रात उस शहर को छोड़ देता है और किसी दूसरे शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करके खाने कमाने लगता है। इधर जो करिश्मा थी वह वहां से वापस आती है और वापस आने के बाद नरेश को इधर उधर ढूंढने लगती है। अब जैसे ये बात करिश्मा के चाचा चाची को पता चलती है तो वह भागे दौड़े करिश्मा के पास आते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि बेटी अब तो तू डीएम बन गई है और अब इसके बाद तू पैसा कमाने लगेगी, अच्छे से पैसे कमाना और सारे पैसे लाकर हमें देना। लेकिन करिश्मा अपने चाचा चाची को धुतकार देती है और कहने लगती है कि तुम लोग उस टाइम पर कहां थे जब मैंने तुमसे पढ़ाई लिखाई के लिए कहा था और तुम लोगों ने मुझसे मना कर दिया था। अगर तुम लोग अपनी भलाई चाहते हो तो यहां से चले जाओ और जिंदगी में कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और अगर तुम चाहते हो कि उस प्रॉपर्टी को तुम हड़प लोगे तो उस प्रॉपर्टी की तरफ निगाह भी मत करना, क्योंकि मैं डीएम बन चुकी हूं और अगर तुमने ऐसा किया तो देख लेना फिर मैं तुम्हारा क्या करती हूं। ऐसा कहकर वो उनको धमका देती है और धमकाने के बाद वहां से भगा देती है। वह नरेश को इधर उधर ढूंढती रहती है लेकिन नरेश उसे कहीं भी नहीं मिलता है और दोबारा से जाकर अपने घर में आराम करने लगती है। अब तक जो करिश्मा थी उसी घर में रहा करती थी जहां पर उसके माता पिता रहते थे और वहां पर सभी चीजों को उसने सहेज कर रखा था। वह अपने माता पिता के फोटो के पास जाती है और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि माँ बाबूजी, जिस लड़के ने मुझे इस काबिल बनाया वो अब मुझे कहीं भी मिल नहीं रहा है। पूरी रात भर उसे ऐसी बेचैनी में निकल जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह जिस स्कूल में वो पढ़ा करती थी उस स्कूल के हेडमास्टर आते हैं और उसको एक फंक्शन के लिए निमंत्रण देते हैं। उसके बाद जो करिश्मा थी वह उनका वेलकम करती है और कहती है कि ठीक है मैं वहां पर आ जाऊंगी, और करिश्मा उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए चली जाती है। वहां पर जाने के बाद करिश्मा को स्टेज पर बुलाया जाता है और उसकी कामयाबी की कहानी सुनने के लिए वह अध्यापक कहने लगते हैं। उसके बाद जो करिश्मा होती है अपनी कहानी सुनाती है और कहानी की स्टार्टिंग वह नरेश के नाम से करती है। कहती है कि एक लड़का जो भीख मांगा करता था उसने मेहनत करके मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है, वरना मैं कभी भी इस काबिल नहीं हो पाती। वह अपने माता पिता के बारे में भी बताती है, अपने चाचा चाची के बारे में बताती है, और जैसे ही वहां पर बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर इस कहानी को सुनते हैं तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि उसकी कहानी में बहुत ही गहरा दर्द छुपा हुआ था जब वो नरेश को इधर उधर ढूंढ रही थी। इसके बाद जो करिश्मा होती है उसका ट्रेनिंग का टाइम आ जाता है और वह अपनी ट्रेनिंग को करने के लिए चली जाती है। लेकिन ट्रेनिंग के वक्त में पूरे 2 साल तक करिश्मा के दिमाग में केवल नरेश ही घूम रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं नरेश से वह प्यार करने लगी थी। नरेश ने जो कुछ भी उसके लिए किया था वह सभी बातें उसे बार बार याद आया करती, और जब वह बात उसे याद आया करती तो वह फूट फूट कर रोने लगा करती। लेकिन जैसे तैसे करके वो अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करती है और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी सी जगह पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। उसकी पोस्टिंग हो गई थी और पोस्टिंग होने के बाद वह अपने काम को ईमानदारी से करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उसकी पोस्टिंग हुए 1 साल बीत गया था, और 1 साल बाद जिस ऑफिस के अंदर वो काम किया करती थी, जैसे ही उस ऑफिस से बाहर निकलती हैं तो बाहर एकदम से उसे भिखारी के बेस में नरेश बैठा हुआ मिलता है। अब जैसे वो नरेश को देखती हैं तो देखते पहचान लेती हैं और उसकी तरफ जाने लगती हैं। लेकिन इतनी ही देर में नरेश की नज़र भी डीएम साहिबा पर पड़ती है और वह अपना चेहरा छुपाकर वहां से भागने लगता है। अब जो करिश्मा थी वह उसे भागता हुआ देखती है तो उसके साथ जितने भी गार्ड थे उनको भेजती है और भेजने के बाद उसे अपने पास बुलाती है। डीएम साहिबा के गार्ड उसको पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद डीएम साहिबा के सामने ले आते हैं। तभी जो डीएम साहिबा थी वो उससे कहने लगती है कि नरेश, तुम इस तरह से क्यों भाग रहे हो। इस बात को सुनकर नरेश के चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी नरेश कहता है कि मैडम, मैं कोई नरेश नहीं हूं, मेरा नाम तो जगमोहन है, हो सकता है आपके नरेश की शक्ल मेरे से मिलती जुलती हो। अब इसके बाद जो डीएम साहिबा थी वो उससे कहने लगती है कि नरेश, झूठ मत बोलो, तुम मेरे ही नरेश हो जिसने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है। लेकिन जो सामने भिखारी होता है वो उससे मना कर देता है, और तभी जो डीएम साहिबा होती हैं एकदम से उसके पैर पकड़ लेती है, फूट फूट कर रोने लगती हैं और रोते हुए कहने लगती है कि नरेश, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। जब से मैं डीएम बनी हूं उसके बाद से मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है, आखिर क्या गलती हुई मुझसे जो तुम मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। अब करिश्मा के इस व्यवहार को देखकर वहां पर जितने भी लोग थे वो सभी हैरान हो जाते हैं, और महिला डीएम के गार्ड भी बहुत ज्यादा परेशान थे कि मैडम को ये क्या हो गया जो एक भिखारी के पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रो रही हैं। उसके बाद इतनी ही देर में जो नरेश था उसकी आंखों से भी आंसू टपकने लगते हैं, तो वह करिश्मा को उठाता और कहता है कि करिश्मा, ऐसी
कोई बात नहीं है और मैं ही तुम्हारा नरेश हूं। अब इसके बाद करिश्मा उससे पूछने लगती है कि अगर तुम नरेश हो तो तुम मुझसे दूर क्यों रहने लगे। तो उसके बाद नरेश उससे कहने लगता है कि करिश्मा, तुम एक डीएम बन गई थी और उसके बाद मैं तुम्हारे आसपास दिखाई देता तो लोग तुम्हारे बारे में अलग अलग तरह की बातें बनाते। इसी वजह से मैंने फैसला किया और उस शहर को छोड़कर मैं इस शहर में आकर रहने लगा और यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने लगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब होने के कारण मुझसे मेहनत मजदूरी करने के लिए जाया नहीं जाता और मैं दोबारा से भीख मांगने लगा और भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगा। इसके बाद महिला डीएम उससे कहती है कि अरे बुद्धू, ऐसी कोई बात नहीं थी, मुझे दुनिया वालों से कुछ नहीं लेना। जिस कामयाबी को तुमने हासिल करवाया है उस कामयाबी के बाद अगर तुम मेरे साथ नहीं थे तो मुझे ही पता है मेरे पे क्या बीती है। ऐसा कहकर जो महिला डीएम है वो नरेश को अपने साथ लेती है और गाड़ी में बिठाकर एक अच्छे से होटल पर ले जाती है और वहां पर जाकर भरपेट उसे खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद वह नरेश से कहती है कि नरेश, आज से तुम कहीं भी नहीं रहोगे, मेरा सरकारी आवास मुझे मिला हुआ है, वहीं पर हम दोनों एक साथ रहेंगे और कल ही मैं और तुम शादी कर लेंगे। इसके बाद जो महिला डीएम होती है अगले ही दिन नरेश के साथ एक मंदिर में जाकर शादी कर लेती है और नरेश के साथ वहीं पर सरकारी आवास में हंसी खुशी रहने लगती है। इसके बाद चारों तरफ वही बातें होने लगती हैं कि एक महिला डीएम ने भिखारी से शादी कर ली, क्या देखा उस भिखारी में ऐसा। तो उसके बाद जो महिला डीएम होती है वह एक न्यूज चैनल पर जाती है और अपना पूरा इंटरव्यू देती है और पूरी बात के बारे में उन लोगों को बताती है। कहती है कि इस व्यक्ति ने मेरी जिंदगी को सफल बना दिया, वरना आज मैं कहीं ना कहीं भीख मांगती हुई आपको दिखाई देती। इसी वजह से मैंने इससे शादी की है और जिंदगी में मेरे लिए सब कुछ यही है। अब जब महिला डीएम की कहानी सभी के सामने आती है तो सभी लोग महिला डीएम के फैसले की सराहना करते हैं और कहते हैं कि सही किया, उसी के साथ शादी करनी चाहिए थी। इसके बाद नरेश और करिश्मा दोनों हंसी खुशी रहा करते हैं और कभी कभी करिश्मा अपने उस गांव के घर पर भी जाया करती है जिसमें वो अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़की की जिसके माता पिता उसे बचपन में छोड़कर चले गए, लेकिन उसके बाद एक साथी ऐसा मिला जिसने भीख मांगकर उसका गुजारा किया और उसके बाद जब वो कामयाब हो गई तो उससे दूर चला गया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था तो वह भीख मांगता हुआ उसके ऑफिस के बाहर ही पहुंच जाता है और वो दोनों दोबारा से एक हो जाते हैं। आप क्या कहना चाहते हो करिश्मा के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो नरेश के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।